हेलो फ्रेंड्स, अगर आप खुद को और इम्पैक्टफुल, अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल और अपने रिलेशंस को और फेथफुल और अपने बिजनेस या प्रोफेशन को और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप उन हैबिट्स को सीख सकें जिनसे कि ये चीजें पूरी की जा सकती हैं। आज जिस बुक की समरी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उस बुक का नाम है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, जिसको 1989 में मिस्टर स्टीफन कवी ने लिखा था, जिन्होंने 3000 सक्सेसफुल लोगों के साथ रिसर्च करके उन हैबिट्स को खोजा था जिनसे हम और आप अपनी लाइफ को बहुत शानदार, बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसको लिखने से पहले जब इन्होंने उन लोगों के साथ रिसर्च की, फिर उन्होंने पाया कि ये जो हैबिट्स हैं, जो 7 हैबिट्स हैं, वो ये हैं। इन हैबिट्स को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बुक को और इस बुक से रिलेटेड कोर्सेज को फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हमेशा कभी ना कभी कराया जाता है और रेगुलरली उन पर ध्यान दिया जाता है और ये फॉलो अप किया जाता है कि उनका इम्पैक्ट उनके एम्प्लॉयज पर, उनके मैनेजर्स पर, उनके डायरेक्टर्स पर क्या पड़ रहा है। तो अगर आप भी इतनी शानदार बुक को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि जो ये मैं इतनी बातें आपको बता रहा हूं उनमें कितनी सच्चाई है। तो जो 7 हैबिट्स ऑथर ने बताई हैं, पहली 3 हैबिट्स अपने आप को पर्सनल विक्ट्री या प्राइवेट विक्ट्री के रूप में उन्होंने एनालाइज किया है और अगली 3 हैबिट्स को पब्लिक विक्ट्री या लोगों के साथ रिलेशंस को बेहतर बनाने के रूप में किया है और 7th हैबिट को अपने आप को रेगुलरली इंप्रूव करने के बारे में, मतलब इन 6 पूरी हैबिट्स को रेगुलरली इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, ये इसको इन्होंने 7th हैबिट के रूप में बताया है। तो मैं अब आपको इन हैबिट्स को एक बार बता देता हूं कि पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव, दूसरी हैबिट है बिगिन विद द एंड इन माइंड, थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, and 4th habit think win-win, and 5th habit seek first to understand then to be understood, and 6th habit is synergize, and 7th habit sharpen the saw। अब मैं इन हैबिट्स को आपको एक एक करके समझाऊंगा और जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लगे उन्हें नोट करते चलिएगा और इन 7 हैबिट्स को समझाने के बाद इस बुक के 3 और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स या 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। जो भी आप सीखेंगे उनमें वो आप चाहेंगे कि उनकी लाइफ, अपनी लाइफ में आप उन्हें तुरंत इंप्लीमेंट करें और फिर आप उनका रिजल्ट अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव देखेंगे। तो पहली जो हैबिट, तीनों हैबिट को एक्सप्लेन करने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, इनको आप पर्सनल ग्रोथ या प्राइवेट विक्ट्री के रूप में भी ले सकते हैं। तो पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो नेगेटिव सिचुएशंस में पॉजिटिव रिएक्शंस के लिए तैयार रहना, इसको कहा जाता है बी प्रोएक्टिव। 2 तरह के लोग बताते हैं, ऑथर होते हैं दुनिया में, पहले प्रोएक्टिव, दूसरे रिएक्टिव। रिएक्टिव लोग हर चीज में नेगेटिविटी खोज लेते हैं, हर इंसान में उनको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी नजर आती है। लोगों की शिकायत करेंगे, सिचुएशंस की शिकायत करेंगे, अपने आसपास के माहौल की शिकायत करेंगे। लेकिन जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वो सारी चीजों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से जैसी भी सिचुएशन रहती है वैसा रेस्पॉन्स करते हैं, वैसा रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सी बस कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि जैसी भी आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस रहे उनमें अपने रेस्पॉन्स को पॉजिटिव रखें, फिर आप देखेंगे कि आप भी प्रोएक्टिव लोगों की कैटेगरी में आ गए हैं। दूसरा, आप अपने कामों और चुनावों की जिम्मेदारी लें। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑथर ने रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी 2 वर्ड्स में तोड़कर बताया कि रिस्पॉन्स, जो चीजें हमारे साथ हुई उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और कोई कर भी नहीं सकता, लेकिन उनके प्रति रिस्पॉन्स हम कैसा करेंगे, अगर ये एबिलिटी हम अपने अंदर ले आए तो हमें प्रोएक्टिव बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हम जिंदगी में जो चाहेंगे वो हमें मिलेगा, हम अपने आप को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना लेंगे। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो उन चीजों पर ध्यान दीजिए जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाहरी घटनाओं और पर प्रतिक्रिया देने की बजाय आपको क्या करना है, अपना इन्फ्लुएंस डालना है, अपना प्रभाव डालना है। इसको ऐसे समझिए, अगर मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल दूं, एक स्टूडेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में वो फेल हो गया। अब
वो डिप्रेशन में चला गया, नेगेटिव सोच सोच के कि मैंने तो बहुत अच्छी तैयारी करी थी, मेरे से कम तैयारी वाले लोग तो पास हो गए, अच्छे नंबरों से पास हुए, लेकिन मैं इतनी अच्छी तैयारी के बाद भी फेल हो गया। अब डिप्रेशन में जाने के बाद अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इलाज कराते हैं, फिर भी उसको नॉर्मल होने में बहुत टाइम लग जाता है। वहीं पर दूसरा स्टूडेंट है जो कि फेल होता है, और फेल होने के बाद वो एनालाइज करता है कि उससे गलतियां कहाँ हुई, उससे कमियां कहाँ रह गई, किस वजह से उसके नंबर कम आए। फिर वो दोबारा पॉजिटिविटी के साथ और मेहनत के साथ तैयारी करता है और अगले साल एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। आपको किसका रिएक्शन ज्यादा अच्छा लगा, पहले वाले का या दूसरे वाले का? जो आपको अच्छा लगे उसको अपनी लाइफ में अपनाइए। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा। एक बंदा है, उसकी जॉब छूट जाती है, अब वो फिर वही पहले वाले स्टूडेंट की तरह वो भी डिप्रेशन में चला जाता है कि मैंने इतने साल काम किया, इतने साल अपनी कंपनी को दिए, इसके बाद मुझे जॉब से निकाल दिया गया। दूसरा बंदा है, उसकी जॉब चली जाती है, वो फिर अपने आप को एनालाइज करता है कि किन किन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करे, कहाँ कहाँ जाकर अपने सीवी को भेजे, रेज्यूमे को भेजे, और किस किस जगह जॉब के लिए ट्राई करे। उसको जॉब फिर भी नहीं मिलती तो वो थोड़े पैसे उधार लेकर अपना काम स्टार्ट करता है और धीरे 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 करके अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेता है। किसका रिस्पॉन्स आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? तो जिसका ज्यादा अच्छा लगे, मैं जानता हूं आप दूसरे ऑप्शन को ही चुनेंगे, तो उसी तरह का इंसान आपको मैं बनाना चाहता हूं। ऑथर भी इस बुक में यही सिखाते हैं कि जैसी भी सिचुएशंस हमारे आपके साथ हों, उनमें हम लोग अपने रेस्पॉन्स की एबिलिटी को अच्छा करें, ताकि हम बेहतर और पॉजिटिव रेस्पॉन्स देकर सिचुएशन से अच्छे से निपट सकें। अब दूसरी हैबिट है जो अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ कैसी हो, तो इसके लिए बस 5 मिनट के लिए ये इमेजिन कीजिए कि आप अपने फ्यूनरल में बैठे हैं और लोग आपकी डेथ के बाद आए हुए हैं और आपके बारे में अपने व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब आप अपने बारे में क्या क्या बात सुनना चाहते हैं अपनी डेथ के बाद, जो बातें आप सुनना चाहते हैं पॉजिटिव, और जो इंप्रेशन आप इस दुनिया में छोड़कर जाना चाहते हैं, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर अपना एक मिशन स्टेटमेंट तैयार करिए। एक स्पष्ट क्लियर मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट को ध्येय वाक्य भी कह सकते हैं। कई कंपनीज के, कई ऑर्गेनाइजेशंस के मिशन स्टेटमेंट होते हैं। तो एज एन इंडिविजुअल हम और आप अपने मिशन स्टेटमेंट क्यों नहीं बना सकते? जो जो रोल में, देखिए, एक इंसान जिंदगी जीता है, उसको कई सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। वो अगर बिजनेस मैनेजर है तो वो मैनेजर का एक रोल हो गया उसका, दूसरा वो हस्बैंड है, एक रोल हो गया, दूसरा वो किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है, तो किसी का फादर है, किसी का भाई है, किसी का पड़ोसी है। तो इतने सारे रोल में अब उन सारे रोल को अच्छे से कैसे निभाए, कैसे जिंदगी को बढ़िया ढंग से जिए, इन सब को याद करके, इन सब को ध्यान में रख के एक क्लियर मिशन स्टेटमेंट तैयार करना होता है उन लोगों को जिन लोग को अपनी लाइफ मीनिंगफुल बनानी होती है। इसका एक एग्जांपल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं कि मिशन स्टेटमेंट एक एग्जीक्यूटिव ने ऑथर को तैयार करके भेजा था। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मिशन स्टेटमेंट किस तरह का होना चाहिए। अगली हैबिट जो है, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। जरूरी काम जो है और इंपॉर्टेंट कामों को पहचानना सीखें। उसके लिए इंपॉर्टेंट कामों को, सबसे बड़ी बात है कि उन्हें अर्जेंट बनने से पहले कर दें। उनको महत्व के हिसाब से, यानी इंपॉर्टेंस के हिसाब से पूरा करेंगे तो वो अर्जेंट होने से पहले आप उन्हें कर चुके होंगे। तो अब काम दो तरह के होते हैं, एक इंपॉर्टेंट और दूसरे अर्जेंट। तो अब आपको जो अर्जेंट काम है उनको इस तरह से कर लीजिए कि ताकि आपके जो इंपॉर्टेंट काम है वो भी पीछे न छूटने पाए और उनके लिए भी आपके मन में हड़बड़ी ना बन पाए। तो आप अपने हर दिन को डिसाइड कर लीजिए, हर वीक को डिसाइड कर लीजिए कि इस वीक में क्या करना है, हर दिन को डिसाइड करेंगे इस दिन में क्या करना है, तो फिर आप कामों को उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से पूरा कर पाएंगे। दूसरा, उन सारी एक्टिविटीज पर ध्यान दीजिए जो आपकी वैल्यूज और जो आपके गोल्स पर फोकस करती हो, उनके हिसाब से आपको काम करने को मींस जो है मोटिवेट करती हूं। जैसे कि किसी बच्चे का एग्जाम है 1 हफ्ते बाद, अब उसका दोस्त आता है, कहता भाई मैं मूवी की टिकट करा लाया हूं, अब चलो मूवी देख के आते हैं। अब उसके लिए ज्यादा जरूरी काम क्या है, एग्जाम या मूवी?
यस एग्जाम है, तो उसको अपने दोस्त को मना करना आना चाहिए कि भाई एग्जाम बाद मूवी देख लेंगे। अगर जो हम टाइम उधर मूवी में वेस्ट करेंगे, पूरा दिन चला जाएगा, 3 घंटे की मूवी है, उसके बाद घूमने फिरने में बाजार वगैरह में पूरा दिन चला जाएगा, तो इससे बढ़िया हम लोग क्या कर लें, पढ़ाई कर लें और एग्जाम अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद मूवी की ट्रीट रखी जाएगी, मूवी देखी जाएगी। तो इसी तरह से ऑथर बताते हैं कि ज्यादा जरूरी काम जो भी आपकी लाइफ में हो उनको पहचानना सीखें और फिर उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से करना सीखें। अब अगली जो 3 हैबिट्स वो पब्लिक विक्ट्री के बारे में है, सार्वजनिक विजय या फिर इंटरपर्सनल ग्रोथ भी कह सकते हैं, अंतर व्यक्तिगत विकास भी कह सकते हैं उनको। उनमें चौथी हैबिट है थिंक विन विन, मतलब सभी के लिए लाभदायक सोचें कि ऐसी कोई चीज जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग शामिल हैं, तो जो काम करने जा रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई रिजल्ट या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर, तो सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए, एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए कि जिसमें सभी का फायदा हो, कोई भी हारा हुआ महसूस ना करे। तो इसलिए हर स्थिति में ऐसा आपको सॉल्यूशन खोजना है कि जिसमें सभी लोगों का फायदा हो, कोई ये ना सोचे कि इसमें मेरा नुकसान हो गया। और इसके साथ ही एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जब आप किसी टीम के हेड हैं, चाहे फैमिली में हैं, हेड हैं, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में, चाहे किसी कंपनी में, तो वहां ये ध्यान रखिए कि लोगों के बीच कंपटीशन कराने की बजाय उनमें एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन जगाइए, उनके एक दूसरे के बीच सहयोग की भावना जगाइए। जब लोग एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना में रहते हैं तो उनमें जो रिलेशंस बनते हैं और जो रिलेशन बनने के बाद चीजें होती हैं वो बहुत शानदार होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। तो हमेशा विन विन सोचिए कि दोनों लोग जीता हुआ महसूस करें, कोई भी हारा हुआ महसूस ना करे। नेक्स्ट हैबिट ऑथर जो समझाते हैं कि किसी भी चीज में, कोई भी काम, कोई भी चैलेंज, कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है तो पहले समझने की कोशिश करें, बाद में समझाने की। आजकल दुनिया कैसी है, पहले सब कोई समझाना चाहता है, समझना कोई नहीं चाहता, इसीलिए सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। और जो लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं बाद में समझाने की, दे आर वेरी सक्सेसफुल इन एवरीथिंग। तो इसके लिए ऑथर बताते हैं कि पहली चीज कि दूसरों को वास्तव में समझने के लिए आपको एम्फैटिक लिसनिंग आनी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण। पहले ध्यान से सुनिए, जब कोई अपनी बात कह रहा है तो उसमें अपने दिमाग में ये मत चलाइए कि इसका मुझे रेस्पॉन्स क्या करना है, इसका मुझे जवाब क्या देना है, या ऐसा ये क्यों बोल रहा है, ऐसा कैसे। पहले पूरी बात ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसके बाद जो प्रॉपर सॉल्यूशन हो, जो प्रॉपर आपका रेस्पॉन्स हो, जब आप उसके बाद देंगे तो फिर आप एक अच्छे रिलेशंस को बिल्डअप करेंगे, आप बहुत अच्छे रिश्तों को बनाएंगे लोगों के साथ और लोगों के बीच अपनी इमेज बहुत अच्छी बनाएंगे। और आगे जो चीज ध्यान में रखने वाली है, अपने आप विचार व्यक्त करने के लिए स्पष्ट और सम्मान पूर्वक संवाद करें। मतलब कि आप लोगों से जब कम्युनिकेट करें तो अपनी बात रखें तो एक तो अच्छे शब्दों में और सामने वाले का रेस्पेक्ट करते हुए। ऐसी कोई बात ना रखें कि सामने वाला लगे कि मेरा रेस्पेक्ट कम हो रहा है या मेरी इंसल्ट हो रही है। तो आप अच्छे शब्दों में अपनी बात को जब रखेंगे तो एक उसका रिजल्ट आपको खुद ही समझ में आएगा। जो अगली हैबिट है वो तालमेल बिठाने के बारे में, सिनर्जाइज करने के बारे में। उसके लिए क्या क्या करना है ऑथर बताते हैं कि आप ध्यान रखें कि जो रिजल्ट आपको चाहिए उनमें ये ध्यान दीजिए कि इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा जब लोग टीम वर्क के तौर पे काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई 3 भाई है, अब तीनों भाई घर में कोई काम पड़ा है, तीनों भाई अपनी अपनी चला रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब वहीं पर तीनों अगर एक साथ बैठ जाएं, तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज करें कि यहाँ ये चीज अच्छी रहेगी, इसको ऐसे करना चाहिए, ये यहाँ ऐसे रहेगा, इसको ऐसे करना चाहिए। अब उनमें से किसी को ऑब्जेक्शन हो रहा है, नहीं यहाँ ये नहीं, ऐसे होगा, ये मेरा ऑब्जेक्शन ही है, इसको भी ध्यान से सुनो, अगर इसको आप माइंड में रखोगे तो अब हम और अच्छा कर सकते हैं। अब तीनों बैठकर जब सोचे, अब उसके बाद जब उन्होंने काम किया तो आप खुद ही सोचिए ज्यादा अच्छा क्या, अलग अलग रहना या मिलकर रहना। तो ऑथर कहते हैं कि जब टीम वर्क के रूप में काम किया जाता है तब वहां पर इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब इसके बाद जब लोग अलग अलग, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, लीडर हैं, तो आपके साथ जो टीम है तो सबके अंदर अलग अलग टैलेंट होगा, सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी, तो उसकी आपको रेस्पेक्ट करनी है। ये नहीं सोचिए कि किसी के अंदर ये चीज है तो वही अच्छी है, दूसरे के अंदर वो चीज नहीं है तो वो अच्छा नहीं, वो किसी और चीज में अच्छा होगा। तो इसलिए वहां पर डाइवर्सिटी को वैल्यू करिए और उसके बाद से उनकी जो लोग हैं, आपकी टीम है, उनकी स्ट्रेंथ को कंबाइन करना सीखिए। इसके लिए
कि नई जो आपको इनोवेटिव सॉल्यूशंस को हासिल करने के लिए। अगली जो हैबिट, 7th हैबिट है, वो किस बारे में? रिन्यूअल के बारे में। रिन्यूअल कह दीजिए या इंप्रूवमेंट कह लीजिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत इसमें अच्छी बात बताई हुई है ऑथर ने। शार्पन द सॉ, आरी को तेज करें। जैसे आप, ऑथर बताते हैं कि अगर आप जंगल में जाते हैं और वहां आप पाते हैं कि एक बंदा लकड़ी काट रहा है, पेड़ काट रहा है, अब उससे आप कहते हैं वो पेड़ काटते काटते एकदम कुल्हाड़ी चलाते चलाते थक गया है, बुरी तरह से पसीने पसीने हो गया है। अब आप उससे कह रहे हैं थोड़ा रुक के कुल्हाड़ी की धार तेज कर लीजिए, तो अब वो कह रहा है नहीं, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मुझे पेड़ काटने हैं, मेरे पास धार को तेज, कुल्हाड़ी की धार को तेज करने का टाइम नहीं है। अब इसको आप क्या कहेंगे? वही हम और आप अक्सर जिंदगी में गलती कर रहे होते हैं। हमें सब कुछ चाहिए, हमें सब पूरी मेहनत करनी है, हमें सब कुछ करना है, लेकिन अपने आप को रिन्यूअल, अपने आप को इम्प्रूवमेंट, रिलेशंस को, बिजनेस को, किसी भी चीज को हम उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं उस पर टाइम हम लोग नहीं देना चाहते, तभी हम वो नहीं पा पाते जो हमें पाना चाहिए। अब इसके लिए ऑथर क्या क्या चीजें बताते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको 4 फील्ड्स में रेगुलरली अपने आप को रिन्यू करना है अगर आप अपनी लाइफ को बहुत शानदार बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले फिजिकल फील्ड में, इसमें आमतौर पे लोग क्या करते हैं, आमतौर पे लोग करते हैं कि जो लाइफ स्टाइल है वो सही है, जैसा जब सोना है, जब मन में आए सोना है, जब मन में आए खाना है, जो मन में आए खाना है, और जैसा मन में आए वैसा खाना है। इसमें कोई रूल नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं। जैसे, और अगर कोई बीमारी आई तो उसका इलाज दवा से करवा लेंगे या फिर ऑपरेशन से करवा लेंगे। तो ऑथर कहते हैं नहीं, अगर आपको फिजिकली अपने आप को बहुत अच्छा रखना है तो उसके लिए जो भी वैल्यू, जो लाइफ स्टाइल किससे आपको अलाइन करनी है, जो एस्टेब्लिश, जो सिद्धांत चले आ रहे हैं जिनसे हम अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं, और उन सिद्धांतों को अपना के, मतलब सही ढंग से खाना, सही टाइम पे खाना, अच्छी एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर हम अपनाएंगे, योग करना, प्राणायाम करना, इन सब चीजों को अपनाएंगे तो फिर हम अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। अब इसके बाद मेंटल हेल्थ के लिए, अगर हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इसके लिए सीखना होगा, पढ़ना होगा, और क्रिएटिव एक्टिविटीज में हमें पार्टिसिपेट करना होगा। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, या टीवी देख लेंगे, या मोबाइल सोशल मीडिया यूज कर लेंगे, या फिर इंटरनेट पर कुछ चीजें देख लेंगे, उससे सोचते हैं कि बस उसी से हमारा माइंड शार्प होता रहेगा, हम मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे। ऐसा सच नहीं है। इसके लिए आपको इन चीजों को करना होगा। तीसरी चीज जिसमें हमें और आपको इंप्रूव करना है वो है इमोशनल कह लीजिए, या सोशल, भावनात्मक या सामाजिक। इसके लिए लोग सोचते हैं बस जब क्या हुआ, लोगों से रिश्ते बनाओ, फायदा जितना मिले मिल सके निकाल लो, नहीं मिल रहा फायदा छोड़ के चले जाओ। ये आमतौर पर लोग करते हैं। लेकिन जो लोग भी लाइफ में बहुत इफेक्टिव होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो फिर खुशी, एकदम संतुष्टि के साथ खुशी चाहते हैं। क्या करके, कि लोगों को ध्यानपूर्वक सुन के, उन्हें समझ के और न्यायपूर्वक व्यवहार करके, मतलब ऐसा बिहेव करते हैं जैसा वो अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही बिहेव दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही बिहेवियर दूसरों के साथ रखते हैं, और फिर दूसरों की सेवा करके, दूसरों के लिए बेहतर काम करके, फिर जब उन्हें जरूरत होती है ताकि उनकी जरूरत में भी लोग काम आए, इससे वो अपने आप को इमोशनली और सोशली बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल बना पाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं। चौथी फील्ड जो स्पिरिचुअल, इसमें लोग क्या करते हैं कि अगर आमतौर पर जो चल रहा है ठीक है, क्या करना है, जहाँ जैसा भी है, हमें क्या कमी है, हमें क्या सुधरने की जरूरत है, हमें क्या स्पिरिचुअली काम करना है, बस जैसे अभी वैसे ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए ऑथर कहते हैं आप अपने जो गोल आपने लाइफ के सेट किए, जो वैल्यूज सेट करी, जो प्रिंसिपल सेट किए, जो मिशन स्टेटमेंट सेट किया, उसके हिसाब से काम करिए, मेडिटेशन करिए, और फिर दूसरी वो प्रैक्टिसेस करिए, दूसरे वो सभी गतिविधियां काम करिए जो आपकी वैल्यूज और प्रिंसिपल से, यानी आपके जो मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप हो, उनसे मेल खाती हो। तो फिर आप देखेंगे आप स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। और मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, इन 7 हैबिट्स के अलावा मैं 3 नोट्स और दूंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगेंगे और उन्हें लगेगा कि आपको आपकी लाइफ में शामिल होना चाहिए। उनमें से पहला है इनसाइड आउट अप्रोच। मतलब जब भी जिंदगी में आप कुछ देखें, कुछ नेगेटिव है या कुछ पॉजिटिव आप पाना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत खुद से करें।
कुछ नेगेटिव है तो उसमें पहले अपनी कमी खोजें कि आपसे गलती क्या हुई। इसके लिए अपने पर सुधार पर ध्यान दें, खुद पर। दूसरा, बाहर की फैक्टर्स की बजाय अपने ऊपर सोचें कि बाहर ये नहीं सोचें कुछ आपके साथ कमी रह रही है तो बाहरी लोगों पर ब्लेम गेम मत खेलिए कि उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसा करते तो ऐसा होता। नहीं, अपने ऊपर फोकस करिए। और जब आप और हम खुद स्ट्रांग होते हैं तो हमारे आसपास की चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। तीसरा, आप प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पर ध्यान दीजिए कि आपने अपनी लाइफ के प्रिंसिपल क्या बनाए हैं, वैल्यूज क्या बनाई है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है और आप मेंटली बहुत पीस में जी रहे हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी, जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इमोशनल बैंक अकाउंट। ऐसे समझिए जैसे आपके बैंक में, आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज है। अब क्या आप उससे ज्यादा निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कर्ज लेना पड़ेगा, ठीक है, उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। वैसा ही बैंक अकाउंट एक इमोशनल बैंक अकाउंट कह लीजिए, भावनात्मक बैंक खाता कर दीजिए। जैसे आप में और आपके किसी साथ वाले में, जैसे आप दो भाई हैं तो दोनों भाइयों के बीच में जो रिलेशन है वो भी एक तरह का बैंक अकाउंट है। उसे आप इमोशनल बैंक अकाउंट कह सकते हैं कि जिसमें कुछ आपको डिपॉजिट्स करने होंगे, कुछ आपकी विड्रॉल अपने आप होती रहती है। तो ध्यान रखिएगा, उसमें डिपॉजिट्स, किसी भी रिलेशन को हम अगर अच्छा रखना चाहते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ, चाहे ब्रदर, चाहे ब्रदर सिस्टर, चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे ऑफिस में हम, तो वहां पर हमारे डिपॉजिट्स ज्यादा होने चाहिए और विड्रॉल्स कम होने चाहिए, तब तो वो रिलेशन स्ट्रांग रहेगा। और अगर विड्रॉल ज्यादा हो गए और डिपॉजिट्स कम हो गए तो फिर उसका इंटरेस्ट हमें भरना पड़ेगा। बहुत गहरी बात है। तो इसके लिए आपको डिपॉजिट्स क्या क्या होते हैं रिलेशंस में, जैसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट पैसे का हुआ, रिलेशंस में डिपॉजिट क्या क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटरैक्शंस, सकारात्मक रूप से बातचीत, और दयालुता के साथ, काइंडनेस के साथ वादे निभाना और प्रोमिसेज को रखना, फिर उसके बाद सम्मान दिखाना, और फिर विश्वसनीय होना, ट्रस्टवर्दी होना कि हम तुम्हारे ऊपर हम विश्वास रख रहे हैं, तुम हमारे ऊपर विश्वास रखो, हम तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ेंगे, तुम हमारा विश्वास नहीं तोड़ना। अगर इस तरह से हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं तो हमारे रिलेशंस बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। अब इसके बाद से विड्रॉल्स क्या है रिलेशंस में, कि अगर हम नेगेटिव कोई काम करें या फिर कोई डिसऑनेस्टी वाला काम करें, कि हमने सोचा कुछ, भरोसा किया और सामने वाले ने कुछ और करके हमारे साथ डिसऑनेस्टी दिखा दी, तो फिर वो विड्रॉल है, रिलेशंस उतने स्ट्रांग नहीं रह पाएंगे। अगर उसका सम्मान हमने नहीं किया, सामने तो किया, पीछे नहीं किया, पीछे उसकी कोई बुराई कर रहा था, हम सुनते रहे, हम भी उसमें हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो ये फिर चीज उस तक पहुंच जाएगी और फिर चीजें गड़बड़ होंगी। और अगर हम प्रोमिसेज किए हमने कोई और उनको हम पूरा नहीं कर पाए, तो वो भी एक तरह का विड्रॉल है, उससे भी रिलेशंस बिगड़ते ही हैं, तो इसलिए नहीं करना। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि P&PC बैलेंस, ये क्या होता है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी उत्पादन और उत्पादन क्षमता। ऐसे समझिए कि कोई गाय है, गाय दूध दे रही है, वो उसका प्रोडक्शन हुआ, अब वो दूध देने की उसकी क्षमता बनी रहे, वो दूध देती रहे, तो वो उसकी हो गई प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। तो अगर हमें दूध, तो हमारा ध्यान सिर्फ दूध पर है, तो फिर, और गाय की सेहत पर नहीं है, हेल्थ पर नहीं है, और हम उसको अच्छा चारा नहीं खिला रहे, तो क्या वो लंबे टाइम तक दूध दे पाएगी? ऐसा ही लाइफ की सारी फील्ड्स में होता है। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को बनाकर हमेशा रखना होता है। अगर हम अपनी पीसी को बनाकर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने लिए क्या करना होगा कि हमें अपने लिए, जैसे मैंने भी जो 4 फील्ड्स बताई, उसमें हमें लगातार काम करते रहना होगा। और पी यानी प्रोडक्शन, जैसा मैंने बताया कि जो हम पाना चाहते हैं जिंदगी में, जैसे हमने खेत में बीज वगैरह बोए, जो फसल पाना चाहते हैं, हार्वेस्ट कह सकते हैं या उत्पादन कह सकते हैं या आउटपुट कह सकते हैं, जो हम अपने कामों से पाते हैं, वो तो हमारी पी हो गई। और जो पीसी हो गया, पीसी क्या हो गया, वो हमारा जो भी कुछ हमारी एबिलिटी या कैपेसिटी होती है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं या जो हम क्रिएट करते हैं। अब ये दोनों चीजें, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये चारों हमारे जो अब हमारी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊर्जा, ये चारों जो डायमेंशंस हैं, ये स्ट्रांग बने रहें, तभी हम जो लाइफ से पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें से आपने जरूरी बातों को नोट कर लिया होगा
और ऐसे ही वीडियोज आगे भी आप पाना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच।